नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और हमेशा की तरह एक बड़ी खबर के साथ हाजिर हो गए। एक सीडी की बहुत चर्चा है और इस सीडी ने तहलका मचा दिया था, धमाल मचा दिया था। वो सीडी अदालत में पहुंची, सीलबंद लिफाफे में पहुंची। जज साहब बैठे हुए थे, राहुल गांधी के वकील बैठे हुए थे, राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ता के वकील भी बैठे हुए थे। सील बंद लिफाफा खुला, उस बंद लिफाफे में से सीडी निकली, सीडी चलाई गई और सीडी में से जो निकला वो जानकर सब हैरान रह गए। तो इस बड़ी खबर के साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। सिर्फ कुछ मिनट हमारे साथ बने रहिएगा और हमेशा की तरह इस बड़ी खबर की शुरुआत शिव जी करेंगे। और ये खबर जो है ना, आज से पहले इस देश की अदालत में कभी ऐसा नहीं होता। मैं तो ये देख रहा हूं संतोष जी, मैं जब जब देख रहा हूं तो राहुल गांधी के खिलाफ पूरे देश में कई राज्यों में केस दर्ज है, कई अदालतों में केस दर्ज है। पता नहीं उनकी रेपुटेशन खराब करने के लिए, उन्हें उलझाने के लिए। भाई 2-3 तारीख पर वो अपने वकील से करा लेते हैं, फिर तीसरी तारीख पर उनके वारंट इशू होने की नौबत आती है तो फिर वो अदालत जाते हैं कि वो अदालती प्रक्रिया है, उसे उसी तरीके से करना पड़ेगा। मैंने देखा कि राहुल गांधी पहले केस में सजा याफ्ता हो गए गुजरात में, बाद में वो केस खत्म हो गया, सजा खत्म हो गई, उनकी सदस्यता वापस आ गई। लेकिन जब सदस्यता गई तो आनंद फानन में उनका बंगला तक खाली करा लिया गया, उनका आवाज छीन लिया गया। उन्हें जल्दी से, वो तो अदालत ने केस निरस्त कर दिया, वरना वैकेंट दिखाकर लोकसभा का चुनावी प्रस्तावित पोजीशन में आ गया था। फिर कुछ सोची समझी, क्योंकि बीजेपी को लगी अगर चुनाव हुआ तो फिर बहुत फजीयत हो जाएगी। उस फजीयत से बचने के लिए वो फिर मामला रफा दफा हुआ। लेकिन इस सब के बावजूद क्या मिलता? अगर उत्तर प्रदेश की मैं चर्चा कर दूंगा अभी एक राज्य की, तो बाराबंकी, रायबरेली, लखनऊ, सुल्तानपुर, बरेली, जाने कहां कहां उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ केस दर्ज है। और वही स्पीच के, नागरिकता का केस हर बार दर्ज होता है, हर बार खत्म होता है, हर बार सबूतों के आधार पर रद्द होता है, फिर भी अदालत स्वीकार कर लेती है। तो अदालत को भी यह सोचना चाहिए, जिस देश में, जिस राज्यों में हजारों करोड़ों केस पेंडिंग हो, वहां राहुल गांधी की नागरिकता का हर जज केस स्वीकार क्यों करता है जब उसमें कुछ तथ्य और सबूत नहीं मिलते? तो ये सब चीजें कभी कभी बड़ी गंभीर लगती हैं। अब मान लीजिए, क्या इज्जत बची? इसको चुनाव में तो फायदा ले लिया बीजेपी ने, इस सबको दिखा के कि राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर और अपने देश के लोगों की बेइज्जती करते हैं, बदनामी करते हैं। भाजपा ने तो यही प्रचारित किया। अदालत में सब खाली रह गया, क्या मिला? क्या अदालत अब उस केस करने वाले याची के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी? क्यों नहीं बनती है कार्रवाई? जब तुमने जो सबूत दिए उनमें सबूत ही नहीं है, तो अदालत को भ्रमित करना माना जाएगा मेरे हिसाब से। तो बाकी तो अदालत तय करेगी, अदालत पर हम क्या कहें। नहीं शिव जी, देखिए आपने जो उत्तर प्रदेश का जिक्र किया ना, नागरिकता वाला, वो तो बड़ा गजब जबरदस्त खेल है। मतलब इससे बड़ा जबरदस्त नाटक कुछ हो नहीं सकता। मैं दर्शकों को बताऊंगा, लेकिन पहले सीडी का राज खोल दो, नहीं तो दर्शक कहने लग जाते हैं कि फिर आप बहुत देर से बताते हैं। तो पहले सीडी का राज खोल दो। एक मामला दर्ज करवाया गया राहुल गांधी, उस मामले का मुख्य सबूत सीडी में था। सीडी को अदालत के सामने पेश किया गया, जज साहब के आदेश पर सीडी खोला गया, सीडी को चलाया गया, चलाया गया, चलाया गया, चलाया गया, चलाया गया और सीडी से गजब निकला। जरा मैं मामला बता देता हूँ क्या है। वीर सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी के विचार सब जानते हैं। राहुल गांधी क्या कहते रहते हैं, देश के अंदर भी देश के बाहर भी। लंदन की अदालत में जाकर उन्होंने वीर सावरकर को लेकर कुछ कहा, जिससे उनके प्रपौत्र सत्यकी सावरकर की भावनाएं आहत हो गई। सत्यकी सावरकर चले गए कोर्ट में। पुणे की एमपी एमएलए की विशेष अदालत में ये मामला चला। वहां उन्होंने सभी सबूत के तौर पर एक सीडी सौंपी। अब हुआ क्या, गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ ये जो मानहानि का मामला चल रहा था, इस मामले में वो सील बंद लिफाफे में वो सीडी जो है वो जज साहब के सामने पेश की गई। ये सीडी जो थी, ये कथित भाषण की सीडी थी जो लंदन में राहुल गांधी ने दिया था, पहले ही अदालत में सबमिट किया गया था। और जब इस सीडी को गुरुवार के सुनवाई के दौरान खोला गया, चलाया गया, बार बार चलाया गया, आगे पीछे चलाया गया।
आप जानकर हैरत में रह जाएंगे, हमारे दर्शक हैरत में रह जाएंगे कि जिस सबूत के आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा किया गया उस वो सीडी पूरी की पूरी खाली थी। उस सीडी में कुछ नहीं था, उस सीडी में कोई सबूत नहीं था राहुल गांधी के खिलाफ, जिस सीडी को एक मेन सबूत बताते हुए राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा था। और उसके बाद याचिकाकर्ता के वकील जो थे संग्राम खटकर, उन्होंने कहा कि याद दिलाया कि सीडी को अदालत ने पहले भी देखा था, उसी के आधार पर यह पूरी प्रक्रिया चलाई गई थी। तो सवाल यह है कि महाराष्ट्र में सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। कोर्ट, अदालत, माननीय अदालत, माननीय जज, अगर पहले सीडी चली थी वो सही थी तो अभी वाली सीडी गलत होगी, या अभी वाली सीडी सही है, पहले वाली सीडी में कोई लोचा था, या पहले वाली सीडी को जानबूझकर कुछ गलत तरीके से इस्तेमाल करके बनाया गया था ताकि बाद में लगा कि अदालत में पोल खुल जाएगी क्योंकि राहुल गांधी के वकील उसको स्टडी कर चुके थे तो वो गायब कर दिया गया, नई खाली सीडी डाल दी गई, या कुछ और बड़ा सबूत डाला जा रहा था लेकिन आनंद फानंद में जिसको कहा गया होगा उसने खाली सीडी गलती से डाल दी। कुछ ना कुछ तो लोचा हुआ, कहीं ना कहीं तो दिक्कत हुई। और उसके बाद क्या कहते हैं जो शिकायतकर्ता के जो वकील है वो क्या कहते हैं, आपको सुनकर हंसी आएगी। मैं ये पूरा मामला अपने दर्शकों को बता देता हूं कि खाली सीडी का खुलासा होने के बाद जो याचिकाकर्ता थे जो राहुल गांधी के खिलाफ गए थे, उनके वकील कोलटकर ने अदालत से यूट्यूब पर उपलब्ध भाषण को सीधे देखने की अनुमति मांगी। अब इस देश का कानून ये कहता है कि यूआरएल वाला जो लिंक है उसको आप साक्ष्य के रूप में मंजूरी नहीं दोगे क्योंकि उसको प्रमाणित कौन करेगा? ये जो सीडी सील बंद लिफाफे में दी गई थी इसको तो प्रमाणित किया गया था, गायब कैसे हुआ ये जांच का विषय है। तो राहुल गांधी की ओर से जो पेश अधिवक्ता थे वकील साहब मिलिंद दत्तात्रेय पवार ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा कि ऑनलाइन कंटेंट अपने आप में प्रमाणित नहीं होता है। मजिस्ट्रेट शिंदे ने इस आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि यूआरएल, जो यूट्यूब का वीडियो हम देखते हैं, हमारे दर्शक भी देखते होंगे, उसका जो लिंक होता है उसको यूआरएल कहा जाता है। तो यूआरएल को जज साहब ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के अनुरूप प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं है, इसलिए ये सबूत के रूप में स्वीकार्य नहीं है। और धारा 65 बी के तहत किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अदालत में सबूत के रूप में मान्य कराने के लिए प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र जरूरी होता है। और इसके बाद इस जो एमपी एमएलए यानी सांसद और विधायक के लिए जो स्पेशल कोर्ट बनाई गई है, इसमें सत्य की जो याचिका करता है उन्होंने एक अतिरिक्त सीडी चलाने का अनुरोध किया, लेकिन अदालत ने कहा कि आप जो अतिरिक्त सीडी की बात कर रहे हो अदालत के रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए उसको चलाने की मंजूरी नहीं दी जा सकती। और इस तरह से अदालत ने याचिकाकर्ताओं की जो लगातार यूट्यूब देख लीजिए जनाब, ये दूसरी सीडी देख लीजिए जनाब, मतलब पूरी की पूरी न्यायिक प्रक्रिया का जो मखौल उड़ाने की कोशिश थी उसको एक तरह से उन्होंने खारिज कर दिया है। और खाली सीडी का रहस्य जानने और न्यायिक जांच कराने की मांग कर जब की गई तो यहाँ राहुल गांधी के वकील ने भी इसका विरोध किया। और फिर अब इसकी जो सुनवाई होगी वो शुक्रवार को सुनवाई होगी। अब न्यायिक प्रक्रिया का मजाक कैसे उड़ाया जाता है, न्यायिक प्रक्रिया का मखौल कैसे उड़ाया जाता है, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया शिव जी, उत्तर प्रदेश में पता है क्या हुआ था? कर्नाटक के एक बीजेपी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश आते हैं या रहते हैं, आप जो भी समझ लीजिए, और वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक याचिका दायर करते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उनके पास सबूत है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है, उनके पास ब्रिटिश सरकार के कई ईमेल है, और इसलिए राहुल गांधी भारत में संसद का चुनाव लड़ने योग्य नहीं है, सांसद बनने योग्य नहीं है। उन्होंने भारत के कानूनों का उल्लंघन किया, उन्होंने भारत के पासपोर्ट कानून का उल्लंघन किया। तो पहली बात तो उनकी सांसद ही खारिज कर देनी चाहिए, और दूसरी बात उनके खिलाफ सीबीआई की जांच। अब वो कह रहे हैं कि मेरे पास पुख्ता सबूत है, उन्होंने कहा ब्रिटिश सरकार का ईमेल है मेरे पास, और भाजपा के कार्यकर्ता भी बताए जाते हैं। जज साहब ने बड़ी गंभीरता से लिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो लखनऊ खंडपीठ थी, उन्होंने कहा कि भाई ये तो गृह मंत्रालय ही बता सकता है। तो उन्होंने बार बार लगातार देश के गृह मंत्रालय को कहा कि भाई ऐसी याचिका आई है, आपके पास अगर राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर सबूत है तो दीजिए। गृह मंत्री कौन है सबको पता है, अमित शाह है, लेकिन गृह मंत्री उसका सबूत नहीं दे सके। राजनीतिक लाभ और मंच पे कहना अलग बात है, अदालत के सामने सबूत नहीं दे सके, और फाइनली अदालत ने राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिकता के मामले को खारिज कर दिया। इसी तरह से ये मामला चल रहा है, इसी तरह से चलाया जा रहा है। जिस तरह की राजनीतिक नौटंकियां राजनीति के मैदान में की जाती थी, उसी तरह से अब देश की अदालतों को भी राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है,
दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जज साहब को ये समझ में नहीं आ रहा, ये राहुल गांधी के खिलाफ एक बड़ी साजिश तो फेल हो गई। लेकिन जैसा कि आपने उत्तर प्रदेश के कई शहरों का जिक्र किया, जब मैं सर्च कर रहा था शिव जी, तो मुझे कई सारी हैरत अंगेज जानकारी प्राप्त हुई। वो मैं दर्शकों के सामने एक एक करके रखूंगा, लेकिन पहले आप अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि राहुल गांधी के खिलाफ एक बड़ा गजब तरह का षड्यंत्र चल रहा है, और वो अखिल भारतीय षड्यंत्र उसको हम कह सकते हैं। कल आपने देखा कि राहुल गांधी को किस तरीके से बदनाम करने का एक कुचक्र एक प्रवक्ता ने और एक भाजपा के पत्रकार ने खेला, कि राहुल गांधी ने पूछा कि बस 6 ही विधायक हैं। आप बताइए, इतना बड़ा ब्लंडर, शर्म भी नहीं लगती कि हम क्या बोल रहे हैं? क्या यह सवाल किया होगा राहुल गांधी ने कि बस 6 ही विधायक आए हैं? और कल उस व्यक्ति को जब एक प्रवक्ता ने लाइव टीवी पर खींचा तो उन्होंने कहा कि हम क्यों नहीं पूछ सकते हैं? आप बताइए पाठक जी, इस देश का युवा कहां जाए रोजगार के लिए? नेशनल मीडिया इस पर कब बातचीत करेगी? इस देश का हेल्थ को लेकर आदमी कहां जाए? आपने देखा है कि जिन गांवों में लोग तंबाकू और बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, वहां कैंसर के मरीज पकड़े जा रहे हैं, कैंसर के मरीज पाए जाते हैं। क्या सरकार इस पर गंभीरता दिखा रही है? 24 आवर ये तो सब लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए रहती है, किसी ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए काम करती है, जनता के लिए काम करती है। कई जिले हैं जहां पानी प्रदूषित है, जहां का पानी पीकर लोग स्वतः बीमार हो रहे हैं। हवा तो दिल्ली की खराब है, और हवा राजनीतिक भी खराब है, लेकिन वो हवा चुनाव आयोग, वो हवा 10,000 रुपया, वो हवा 5,000 रुपया, वो हवा, ऐसे ये कब तक चलेगा? एक बड़ी बात आपसे कह रहा हूं, देश में पाठक जी शायद आपकी बाहर कुछ गड़बड़ कर रहा है, वो आवाज बार बार गड़बड़ कर रहा है, उसे सेट करिए फोन में। ठीक है। तो ये सब चीजें कब तक चलेंगी और क्यों चलेंगी? इस देश के प्रत्येक नागरिक को संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार के जीने, रहने, खाने का अधिकार मिला हुआ है। तो आप कब तक इन अधिकारों से भागते रहेंगे और कब तक बचेंगे? क्यों नहीं काम करते? इस देश के प्रत्येक नागरिक की यह तो चर्चा होती है कि हम देश को बड़ा अच्छा बनाने जा रहे हैं, ऑनलाइन कर दिया, सब कुछ कर दिया, फायदा क्या है? आप बताओ। ऑनलाइन कर दिया, अब आप पैसे नहीं दोगे तो आप बैंक अकाउंट नहीं चला सकते हो, मेंटेनेंस नहीं दोगे तो बैंक अकाउंट नहीं चला सकते हो। पूरे देश को जनधन खाते खुलवा दिए, अब जो पैसे थे वो बैंक ने काट लिए। बैंक सब रईस हो गई। अब एटीएम से निकालोगे पैसे दोगे, बैंक में पैसे रखोगे पैसे दोगे। क्या इस पर सरकार ने काम किया? ये बैंकें सब सिर्फ जी अमीर इसलिए हो गए, बनाई गई है ताकि उनके करीबी मित्रों को लोन दे सके और लोन लेके लोग भगड़े हो सके। अभी एक दिलचस्प रिपोर्ट आई आप है बताइए, कि अगर आपके अभी पास, मेरी एक मिनट सुन लीजिए, अगर आपके पास भरपेट पैसा है तो क्या आपसे मंथली चार्ज लग जाएगा? लेकिन मेरे पास 5,000 रुपया है, मैं 10,000 का एवरेज ही पूरा नहीं कर पाता, तो मुझसे तो हर महीने लगेंगे। हर महीने हर महीने लगेंगे, मेरे, लग रहे हैं। बैंकों की आय का एक सबसे बड़ा साधन वो हो गया है। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, एलआईसी ने आरटीआई का जवाब देने से तो मना कर दिया कि उसने अडानी इंडस्ट्री में कितना इन्वेस्ट किया है। अब एक खबर आई है कि अडानी का शेयर होल्डर एलआईसी है। जब शेयर होल्डर की जो बैठक होती है शिव जी, जनरल बॉडी मीटिंग कहते हैं, उसमें अडानी ग्रुप के प्रस्तावों को उनके बाकी निवेशक खारिज करते हैं, लेकिन एलआईसी के मुंह से चू तक नहीं निकलता। यानी एलआईसी अडानी ग्रुप के किसी भी प्रपोजल को खारिज नहीं करती है, जबकि एलआईसी सबसे बड़ा एक तरह से इन्वेस्टर है अडानी ग्रुप में। और आपने जो कैंसर की बात कही शिव जी, मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने संतोष पाठक ऑफिशियल पे एक वीडियो बनाया था कि बिहार में किस तरह से अब जो माताएं अपने नवजात शिशु को दूध पिलाती है ना, उसमें भी यूरेनियम पाया जा रहा है। और माताओं से नवजात शिशु में, कोई सोच सकता था कि माता का दूध जिसको अमृत कहा जाता था वो कैंसर का पर्याय बन जाएगा? लेकिन ऐसा हो रहा है, और ये बिहार के कई जिलों में हो रहा है। इस देश के 150 से ज्यादा जिलों में हो रहा है। इसको लेकर विस्तृत हमने चर्चा की थी संतोष पाठक ऑफिशियल पे। और जहां तक संविधान की बात,
अभी 26 नवंबर गया संविधान दिवस, प्रधानमंत्री कह रहे हैं सबको संविधान का पालन करना चाहिए। दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में ऊपर से नीचे तक हर व्यक्ति नौटंकी करने में लगा हुआ है, और ये संवैधानिक पदों को भी नौटंकीबाज बनाते चले जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल साहब ने आज क्या किया है, जरा मैं दर्शकों को बता दूं। सीवी बोस साहब है, उन्होंने राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया। ये उसी तरह से है जैसे नरेंद्र मोदी साहब ने प्रधानमंत्री का जो आधिकारिक आवास है 7 रेस कोर्स रोड, उसका नाम बदल के 7 लोक कल्याण मार्ग कर दिया है। उसी तरह से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया है। अब बताइए इससे क्या फर्क पड़ेगा पश्चिम बंगाल के गरीबों पर, पश्चिम बंगाल के बेघर लोगों पर? कोई फर्क पड़ेगा? आप ये नाम बदलने की नौटंकी किस हद तक और कहां तक लेके जाएगी? और जैसा मैंने बताया कि मैं दर्शकों को जरूर बताऊंगा कि राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह से अखिल भारतीय षड्यंत्र चल रहा है, तो हमने इसको रिसर्च करने की कोशिश की कि राहुल गांधी के खिलाफ कितने मामले चल रहे हैं। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे, राहुल गांधी शायद इस देश के इकलौते ऐसे विपक्ष के नेता होंगे जिनके खिलाफ इतने ज्यादा मामले चल रहे हैं। 24 के लगभग मामले हैं। ये टीवी 9 की एक रिपोर्ट है, 16 जुलाई 2025 की, 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज कराए जा चुके हैं। जरा सुनिए, सेना के खिलाफ टिप्पणी वाले मामले में उसमें जमानत। अब सेना के, अगर सरकार के खिलाफ टिप्पणी को सेना के खिलाफ टिप्पणी कैसे माना जा सकता है? भाई मोदी सरकार कमजोर है और मोदी सरकार हमारे सैनिकों के हाथ नहीं खोल रही है, अगर हम ये कह के आलोचना करेंगे तो ये सेना के खिलाफ कैसे हो जाएगा? नेशनल हेराल्ड मामला, आप समझते हैं कि चुनाव का समय आता है तो बार बार उठा लिया जाता है, लेकिन इसको अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचाया जा रहा। दोहरी नागरिकता का मामला मैंने बता दिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में क्या हुआ। बार बार मांगे जाने के बावजूद भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सबूत नहीं दिया। और इससे जुड़ा एक और दिलचस्प तथ्य है जो अभी दर्शकों को बताऊंगा। सावरकर के खिलाफ टिप्पणी पर मानहानि का मामला, ये पुणे में जो सीटी खाली निकल गई, थाने में भी मामला है, हरिद्वार में भी मानहानि का मामला है, रांची में भी मानहानि का मामला है, पटना में भी मानहानि का केस अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी साहब ने दर्ज करवाया था। अहमदाबाद में भी मानहानि का मामला है, और राफेल को लेकर मुंबई में मानहानि का मामला है, भिवंडी में एक मानहानि का मामला है। इसके बाद मुंबई में मानहानि का केस है सीताराम येचुरी के साथ, अब सीताराम येचुरी भी इस दुनिया में नहीं रहे। रांची का मैं आपको बता चुका हूँ। गुवाहाटी में आपराधिक मानहानि का मामला है, कॉपीराइट उल्लंघन से जुड़ा भी एक मामला है। और संसद परिसर में हंगामा, जो अमित शाह का जो बयान था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर राज्यसभा में, जिसका विरोध कर रहे थे ये सांसद, पैदल मार्च कर रहे थे, उसमें मारपीट हंगामा हुआ या करवाया गया, उसमें भी एक मामला दर्ज कर दिया गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज अभी तक नहीं आया है। मोदी सरनेम केस में तो सजा देके इनकी सांसदी तक छीन दी गई थी, बंगला तक छीन लिया, जैसा आपने जिक्र किया, बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। और नागरिकता पे एक बड़ा दिलचस्प पहलू मैं बता देता हूँ, दर्शकों के लिए जानना ही बहुत जरूरी है कि सिर्फ कोर्ट ने ही खारिज नहीं किया। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सांसद ने पत्र लिखा राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर, उन्होंने कहा सबूत है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह हुआ करते थे, उनकी तरफ से नोटिस जारी किया गया, गृह मंत्रालय की तरफ से। मैंने और मेरे कई साथी पत्रकारों ने संसद भवन परिसर के अंदर राजनाथ सिंह से सवाल पूछा, क्योंकि वो गृह मंत्री थे। उन्होंने कहा शिकायत आई है, निर्धारित नियम और प्रक्रिया के तहत हमने नोटिस जारी किया। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस मसले को बहुत उछाला गया। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद राजनाथ सिंह गृह मंत्रालय से हट गए और अमित शाह गृह मंत्री बने। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले का मामला है शिव जी। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया, 2024 का लोकसभा चुनाव आया, और हम 2025 के आखिरी महीने में बैठे हुए एक तरह से, क्योंकि नवंबर का महीना जाने वाला है, कुछ दिनों में दिसंबर का महीना आने वाला है। कुछ नहीं हुआ। और जब इन्हीं अमित शाह से हाई कोर्ट मांगता रहा कि आप दे दो राहुल गांधी की विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता का सबूत, नहीं दे पाए। अगर होता तो देते ना, अगर होता तो देते ना। तो फिर आप राजनीतिक मंच पर इस तरह के मुद्दों को आप क्यों उठाते हुए नजर आते हैं? दुर्भाग्य है कि जो नौटंकियां राजनीति के मैदान में की जाती थी, अब वो देश की अदालतों में भी की जाने लगी है। एक अपराधी मोदी के नाम का इस्तेमाल करेंगे तो किसी और मोदी की भावनाएं आहत हो जाएगी और कोर्ट में चला जाएगा। अब गांधी परिवार के बारे में तो नरेंद्र मोदी, हमेशा जेपी नड्डा पता नहीं क्या क्या कहते रहते, क्या क्या कहते रहते हैं। तो क्या कोई कार्यकर्ता कांग्रेस का चला जाएगा तो किसी जज की हिम्मत है कि इनको बुला के कहे कि आपको 2 साल की सजा दी जाती है किसी जज में हिम्मत स्वीकार करने की? तो ये इस देश की अदालतों को भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया है इन लोगों ने। आवाज नहीं आ रही जी अब? अब क्या कहा जाए, अदालतें राजनीतिक अखाड़ा बन जाएंगी तो क्या लगता है
न्यायिक प्रक्रिया पर असर नहीं पड़ेगा। आपको मालूम है कि कितनी बड़ी तादाद में मुकदमे लंबित हैं। आपको याद होगा कि शायद फरवरी या मार्च के महीने में सीजेआई की नियुक्ति का केस पड़ा था। क्षमा चाहेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन का, चुनाव आयुक्त का, फरवरी के महीने में पड़ा था। आज तक हियरिंग तो नहीं हो पाई है उस पर, जबकि राजीव कुमार जी रिटायर्ड सेवानिवृत्त हो गए और ज्ञानेश कुमार जी की नियुक्ति भी हो गई। एसआईआर को लेकर आप देख रहे हो कितनी सुनवाई हो रही है। एसआईआर के चक्कर में कई केस रह जा रहे हैं और ना तो सुनवाई बंद हो रही है। भैया नहीं, जब कोई जवाब देना तो बंद कर दो, जरूरी थोड़ी है सुना जाए। लेकिन उस दौरान सुनकर अगर उस समस्या पर कोई निराकरण नहीं हो रहा है तो अन्य केस तो बाधित हो रहे हैं, तो अदालतें क्या करें। ऐसे ही राहुल गांधी के ये 85 केस चल रहे हैं अदालतों में, तो तारीख तो लगती है, 10 मिनट तो खराब होते हैं। उस दौरान अगर दूसरा केस हो तो निस्तारण तो होगा। तो शायद है कुछ लोग वाहवाही समझते हैं, बीजेपी में उनका ग्राफ बढ़ जाता है। कल एक चैनल पर डिबेट हो रही थी, तो वहां एक बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि वो कांग्रेस का एक प्रोग्राम नया चला है प्रवक्ताओं को लेकर, तो उसके लिए अप्लाई फॉर्म कराया गया है। तो उन्होंने कहा उसमें एक कॉलम यह है बीजेपी के प्रवक्ता ने कि ज्यादा गालियां कौन दे सकता है प्रधानमंत्री जी को। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने यह सवाल कर दिया कि अगर ऐसा कॉलम छापा है तो हम कांग्रेस की निंदा कर रहे हैं, और नहीं छापा है तो बीजेपी की प्रवक्ता को माफी मांगनी चाहिए, ये झूठ क्यों फैलाते हो। तो वहां हमारे साथी पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी बैठे थे, तो उन्होंने कहा वो मैंने फॉर्म देखा है, उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने वहां मौजूदा लपेट लिया, उन्होंने कहा क्या आप भी भरने गए थे प्रवक्ता बनने के लिए कांग्रेस का फॉर्म, तो वहां विवाद हो गया। तो कमियां ढूंढने के लिए कई चीजें पढ़नी पड़ती हैं संतोष जी, हमें जवाब देना, हमें सवाल सुनना है। ऐसे में मैं ये जानना चाहूंगा कि राहुल के खिलाफ ये चल रहे इतने अदालती केसों में आपकी राय क्या है, आम जनमानस के प्रति आपकी राय क्या है, आप कैसे देख रहे हैं इन केसों को। अंतिम कमेंट। देखिए शिव जी, मैंने कहा ना, चाहे वो मोदी सरनेम का मामला हो या मानहानि का मामला हो, मैं फिर कहता हूं कि अगर मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति के बारे में, आपने वीर सावरकर के बारे में कुछ कहा, तो ठीक है, उनके प्रपौत्र ने पुणे की कोर्ट में मामला दर्ज करवाया, सीडी खाली निकल गई, अलग बात है, लेकिन उनको थोड़ा बहुत तो हक बनता है। लेकिन आप किसी मोदी के बारे में कुछ बात कहे और किसी और मोदी की भावनाएं आहत हो जाए, जिनका न लेना है न देना है। अब कर्नाटक का एक व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश जाके उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में ये कहते हुए मामला दर्ज करवाए कि उसके पास पुख्ता सबूत है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक है, जज साहब ने मामला खारिज कर दिया क्योंकि गृह मंत्रालय ने कोई सबूत नहीं दिया, तो उस व्यक्ति को अदालत का टाइम खराब करवाने के लिए कम से कम 2-3 साल की सजा तो मिलनी चाहिए थी ना। आपने कहा पुख्ता सबूत है आपके पास, लेकिन आप जो पुख्ता सबूत दे रहे थे उसको गृह मंत्रालय ने कोई सबूत माना ही नहीं। और फिर बार बार कहा जाता है कि देश की अदालतों में कितने मामले लंबित हैं, कैसे तारीख पर तारीख मिलती चली जाती है। तो अदालतों को भी ये तय करना पड़ेगा, प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी कि कौन सा मामला कितना ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, गणपति गणेश चतुर्थी के दिन प्रधानमंत्री उनके घर चले गए, अब वो कुर्सी से हट गए, उसके बाद कितने दिन उनके घर गए। इस बार भी गणेश चतुर्थी आया था, गए थे क्या उनके घर? तो वो व्यक्ति के घर नहीं गए थे, वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के घर गए थे, और कार्यपालिका के मुखिया और न्यायपालिका के मुखिया के बीच में जो दूरी दिखनी चाहिए थी, उस दूरी को मिटाने एक तरह से गए थे, और वो दूरी मिटाने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर होता है। आज जज साहब जो है मंत्री के साथ बैडमिंटन खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं है। कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है, विधायिका अलग है। कार्यपालिका का मुखिया न्यायपालिका के मुखिया से किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में, अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई कार्यक्रम है या कोई कानून का कोई कार्यक्रम है या राष्ट्रपति भवन में कोई कार्यक्रम है, तो वहां दुआ सलाम हो जाए। लेकिन आप अलग से मिलते हुए नजर आएंगे। पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब गए थे राजस्थान घूमने, टाइगर को और लॉयन को देखने के लिए। पता है कौन घुमा रहे थे उनको?
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। अब उनकी क्या बोलूंगा उसको, आतिथ्य का लाभ लेकर आप टाइगर और लॉयन को देखोगे और जब कुर्सी पे बैठोगे तो क्या आप सरकार के खिलाफ फैसले दे पाओगे? संविधान की रक्षा कर पाओगे? ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सिर्फ। लेकिन मैं फिर कहूंगा, न्यायपालिका का सम्मान है, क्या कर सकते हैं भाई। इस देश में पूरी की पूरी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, गोदी मीडिया है, सब कुछ तो उन्होंने लाज शर्म हया सब कुछ तो बेच खाई। हम बोल ही सकते हैं, बाकी तो इस देश की जनता मानी के वही फैसला करेगी कौन सही है कौन गलत है। चलिए अब दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं, कौन सही है कौन गलत है हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल आपसे इजाजत लूंगा, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।